Okay, so let us start with next question of electrostatics. Two equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force F. तो आपके पास दो equally charged identical metal spheres है. So you have identical metal spheres which are equally charged. Let us say this is one and this is second sphere equally charged Q and Q. Okay. They repel each other with a force F. तो इन दोनों का जो भी डिस्टेंस होगा we can call this as distance as R, and at this distance R the force of repulsion between these two charges is F. आगे आपको बोला है the spheres are kept fixed with a distance R between them, तो R हमने बोल दिया. Third identical but uncharged sphere C is brought in contact with A. आपके पास एक तीसरा स्पीयर है uncharged, it is brought in contact with this one. तो ये था आपका A स्पीयर B स्पीयर. ओके, तो दोनों पे चार्ज क्यू क्यू था. C स्पीयर जिस पे चार्ज 0 था, जब आपने टच किया और बाद में टच करके सेपरेट कर दिया, तो वंस यू सेपरेट देन, और रखा कहाँ पे है, इट इज देन प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग A एंड B. तो जो C स्पीयर है, इस C स्पीयर को आपने बाद में यहाँ पे रख दिया. बाय द वे जब टच किया था तो टोटल चार्ज क्या था, Q प्लस 0, मतलब टोटल चार्ज वाज Q. सेपरेट किया तो इस पे Q/2 और इस पे भी Q/2, राइट. एंड देन यू आर कीपिंग एट द मिड पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया R/2 एंड दिस बिकम्स R/2, राइट. तो आपको पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन सी इज. ये जो C है इस पे टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना. रिमेंबर ये जो हमने सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में जो फोर्स था उसको बोला था F. सो यू हैड दिस F फोर्स इनिशियली मतलब कब, जब आपके पास, इफ यू रिमेंबर, इनिशियली मतलब कब, जब A पे चार्ज था Q और B पे भी चार्ज था Q और C यहाँ पे नहीं था. ओके, तो ये था इनिशियल फोर्स F. सो इनिशियल फोर्स F is when you did not have the third conductor. So F will be equal to 1/4 pi epsilon 0 Q square by R square, right? Then एक C कंडक्टर लाके आपने A के साथ टच किया, फिर अलग कर लिया, तो A पे Q/2 और C पे भी Q/2. आपको पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन C. तो टोटल फोर्स ऑन C will be force on C due to A and force on C due to B. Net force, okay, magnitude of the net force. Magnitude मतलब you are just worried about scalar value and not the direction. Okay, but wait a minute, solve कर लेंगे पहले, बाद में बात करेंगे. तो first of all directions, C, A both are positive and positive, मतलब C पे जो force होगा will be from A to C, right. B and C again positive and positive. तो B पे जो फोर्स होगा, मतलब C पे जो फोर्स होगा ड्यू टू B, इट विल बी अगेन रिपल्सिव, मतलब दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड. तो C को A भी रिपेल कर रहा है और C को B भी रिपेल कर रहा है, राइट. तो क्या करोगे, हियर यू विल बी पुटिंग अ नेगेटिव. जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो यू विल बी पुटिंग अ माइनस साइन. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझ लो. व्हाट वाज द इनिशियल सिचुएशन, you had two spheres A and B both having same charge Q. The force was F, which is 1/4 pi epsilon 0 Q square by R square, where R is distance between A and B. फिर आप एक तीसरा अनचार्ज कंडक्टर लाए, उसको A के साथ आपने टच किया, तो टोटल चार्ज हो गया Q प्लस 0, क्योंकि C पे चार्ज नहीं था तो टोटल चार्ज हो गया Q. अब आप सेपरेट कर रहे हो तो A पे चार्ज रह जाएगा Q/2, क्योंकि हाफ चार्ज Q/2 C लेके जाएगा और C को आपने रख दिया सेंटर पे. अब ये पूछा है कि C पे नेट फोर्स कितना है, तो C पे कौन फोर्स लगाएगा, A और B. अब A भी पॉजिटिव और C भी पॉजिटिव, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव. तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A इज फ्रॉम A to C, अवे. Similarly, force on C due to B is from B to C
away, मतलब you have two vectors which are oppositely directed vectors, याद रखना ये। तो जब आप मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो आप क्या करोगे, एफ सी ए माइनस एफ सी बी, या फिर एफ सी बी माइनस एफ सी ए, डिपेंडिंग ऑन विच वन इज ग्रेटर। ओके, तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग फोर्सेस के मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QC QA अपॉन डिस्टेंस बिटवीन C एंड A का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QC is Q by 2 and QA is also Q by 2 अपॉन डिस्टेंस इज R by 2 का स्क्वायर, R by 2 का स्क्वायर। ये 4 है, नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस एज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q square by R square, right? So the same value F, so this is equal to F. Case number 2, in case number 2 what will happen is, यहाँ पे क्या करोगे, force on C due to B 1/4 pi epsilon 0 QC QB by distance between B and C का square 1/4 pi epsilon 0 QC is Q by 2 QB is Q by 2, right? Correct? नहीं, QC is Q by 2 but QB is Q. Very good, good. I wanted to check if you are awake. Very good. Upon R by 2 का square के R का square, R by 2 का square. Very good. So this is 1/4 pi epsilon 0 Q square by 2 R square by 4 1 and 2 का, तो this is 1/4 pi epsilon 0 Q square by R square, और ये 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2F, मतलब फोर्स ऑन C ड्यू टू B इज 2F, मतलब which one is greater? CV. Therefore, resultant force, net force on C is FCB minus FCA, that is 2F minus F, that is equal to F. Option number A. Done. Next question. A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q. The system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to. So basically, you have a line, something like this. You have charge. You have two charges, by the way. तो आपके पास दो charges है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. And the value of these two charges is capital Q and capital Q. So capital Q and capital Q. So you have capital Q and capital Q. Then there is a charge small q which is placed at the center. तो अगर original distance r था तो ये r by 2 और ये r by 2, and there's one more charge over here which is small q. This is small q charge. Okay, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ q? स्मॉल q, राइट? तो फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम द सेम आइडिया विल अप्लाई हियर. सिर्फ इतना है कि इसको C लोकेशन बोल देता हूं, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज A. ओके, A एंड B एंड C, दिस इज C. तो बेसिकली सिर्फ इतना ही है दैट टोटल फोर्स ऑन C शुड बी इक्वल टू 0. मतलब क्या करोगे, अभी आपने टोटल फोर्स ऑन C फाइंड किया, जस्ट नाउ यू फाउंड टोटल फोर्स ऑन C. व्हाट वाज टोटल फोर्स ऑन C? इट वाज फोर्स ऑन C ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन C ड्यू टू B. दिस शुड बी इक्वल टू 0. तो टोटल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, राइट? तो ये B है, तो FC which is equal to FCB plus FCA should be 0. इक्विलिब्रियम मतलब C पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू A एंड ड्यू टू B, इसका एडिशन होना चाहिए 0. मतलब आपके पास आएगा FCB इक्वल टू माइनस FCA 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QC QB बाय डिस्टेंस का स्क्वायर RCB स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 विद नेगेटिव साइन
क्यू सी क्यू ए बाय आर सी ए स्क्वायर। ओके, तो आर सी ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो अगली बार से व्हाट आई डोंट वांट टू सी इज 1/4πε0, क्योंकि 1/4πε0 और 1/4πε0 कैंसल आउट होता है। देन हियर QC एंड QC will also cancel out. So ultimately you will have QB upon RCB square equal to QA upon RCA square. तो QB upon RCB का square equal to QA upon RCA का square over here. What is the value of QB? B पे कितना चार्ज है? Capital Q upon what is the distance between C and B and C and A? मतलब ये भी हो गया आपका कैंसल कैंसल, एक नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन है यहाँ पे, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू ए, वही तो फाइंड करना था, राइट, करेक्ट, राइट, रॉन्ग, क्या गलत हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग हियर? समथिंग वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग? हाँ एग्जैक्टली राइट, क्यूसी फाइंड करना था हमको, तो क्यूसी ही कैंसिल हो गया, दैट इज करेक्ट। तो क्या करेंगे अब? हाँ होता है ऐसा, एग्जाम में भी होता है, होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे अगर, चार्ज Q is placed at the center of the line joining the two charges, मतलब R/2 R/2, okay, if the system of three charges will be in equilibrium, okay, if Q is equal to system of charges in equilibrium मतलब total force is 0, किस पे total force 0? okay, QC मतलब चार्ज एट C, तो चार्ज एट C क्या है? ड्यू टू A और ड्यू टू B है। वेरी गुड, तो आपको ये मिल गया, राइट। अब आपने पूरा का पूरा सॉल्व जब किया तो QC तो कैंसल हो गया, तो आपके पास दोनों साइड पे QB इज प्लस कैपिटल Q, QA इज माइनस आ गया, तो दिस इज समथिंग रॉन्ग। तो क्या करेंगे अब? व्हाट विल यू डू? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। यस, गलत है, तो क्या करेंगे? व्हाट टू डू? Something is wrong. Yes, that something is wrong. What is wrong? तो इनिशियल फोर्स क्या होगा? सिर्फ इन दोनों का एडिशन होगा, और क्या होगा? What went wrong? For the system to be in equilibrium, एक काम करो, करके देखते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि हमको स्मॉल क्यू फाइंड करना था और स्मॉल क्यू ही कैंसिल हो गया। तो एक काम करो, अगर ऐसा हो तो व्हाट यू कैन डू इज चेक इट आउट। ओके, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो यू नीड टू डू वन थिंग। मान लेते हैं कि बी पे टोटल फोर्स 0 है, मान लेते हैं, तो टोटल फोर्स ऑन बी इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। मैंने अभी बोला कि मुझे 1/4πε0 अगली बार से नहीं देखना, क्योंकि वो कैंसल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आएगा, राइट हैंड साइड में भी आएगा, तो कैंसिल होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? QB QA बाय RBA स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? QB QC बाय RBC स्क्वायर, तो QB QB भी कैंसिल होगा। तो यू शुड नो डायरेक्टली नाउ QA अपॉन RBA का स्क्वायर इक्वल टू QC with a negative sign upon RBC का स्क्वायर। Okay, then what is QA? Capital Q. What is the distance from B to A? R का स्क्वायर माइनस QC is Q. What is RBC स्क्वायर? R/2, मतलब R स्क्वायर बाय 4, कैंसल और कैंसल, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो स्मॉल Q विल बी -4 टाइम्स ऑफ, माइनस बराबर बोल रहा हूँ ना, -4, राइट? नहीं, तो ये जो 4 है ये यहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, फिर वहां से लेफ्ट हैंड साइड के
डिनोमिनेटर में आएगा तो दिस विल बी -q/4। है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर बी। सो व्हाट हैव यू लर्न कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो हमेशा बीच के ही चार्ज पे फोर्स जीरो नहीं होता है। इट कैन बी जीरो ऑन ईदर बी और ऑन ए। तो ऐसा ही आप टोटल फोर्स ऑन ए निकाल के उसको जीरो बोल सकते थे। तो इन दैट केस आल्सो यू विल गेट द सेम आंसर, राइट? तो दैट इज व्हाई इंटेंशनली पहले मैंने सी पे फोर्स निकाला, बिकॉज नाउ यू विल रिमेंबर दैट इट इज नॉट ऑलवेज कि द चार्ज एट द सेंटर will experience zero force. It can be any of these charges. Okay, good. And of course, अगर हमको पक्का पता होता कि ये स्मॉल q नेगेटिव है, अगर पता होता तो इजी था, क्योंकि फिर आपको फोर्सेस का डायरेक्शन पता होते, राइट? सो हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? यस? डू यू वांट मी टू रिपीट इट? नो? ओके। Next question, interesting and easy. The magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it would experience an electrical force equal to weight is given by. देखो ऐसा है, मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. What is the direction of electric field? From पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो आपके पास ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. ओके, देन देयर इज इलेक्ट्रॉन इन दिस फील्ड. ऐसा कर लेता हूं मैं, आई विल डू दिस वे अराउंड, उसको उल्टा कर लेते हैं. दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेस्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है, एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? तो ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रहा है, लेकिन नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो रिपल्शन. तो ग्रेविटी इज ट्राइंग टू ब्रिंग दिस डाउन, बट दिस रिपल्सिव फोर्स इज अपोजिंग. मतलब यहाँ पे क्या होगा? कूलोम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी इक्वल टू weight of the body. Weight of the body is given by m into g. So in this case, electrostatic force will be equal to weight. Electrostatic force आप कैसे लिखते हो? 1/4π0 q/r². नहीं सुनना है मुझे, in terms of electric field चाहिए. In terms of electric field, force is charge into electric field, q into e derive किया था हमने. Weight of the body is mg. तो हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज दे आर आस्किंग यू व्हाट इज ई. तो ई इज इक्वल टू mg/q, बट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, तो mg/e. ऑप्शन नंबर बी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. An infinite number of charges, each of 1 microcoulomb, are placed on the axis with coordinates x equal to 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 up to infinity. up to infinity. मैंने क्यों बोला 1, 2, 4, 8, 16, उसका डबल 32. This is how they are placed. Okay, if a charge of 1 coulomb is kept at the origin, बाकी सब जगह पे 1 microcoulomb, सिर्फ origin पे 1 coulomb, right? So what is the net force acting on the charge at origin, that is at 1 coulomb? तो मैंने intentionally ऐसा बोला आपको 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, because it is a geometric progression. Okay, mathematics में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा, don't worry, I'll tell you now. So ऐसा है, you have a charge at origin. This is the only charge with 1 coulomb, and all other charges here are at 1 microcoulomb, at position 2 1 microcoulomb, then at position number 4 1 microcoulomb, and so on so forth. So ऐसा है, 1 and 2 equally distant चाहिए, then 4,
3 यहाँ पे तो 4 यहाँ पे, एंड देन 8 एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो इसका मैं कुछ नामकरण कर देता हूँ। लेट अस से पोजीशन O, A, B, C, D, so on so forth. So total force at origin O is force at origin due to A plus force at origin due to B plus force at origin due to C and so on. Okay, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे भी 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे भी 1 माइक्रोकूलम है, और सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है क्योंकि सारे 1 और ये भी 1, रिपल्सिव 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 रिपल्सिव, सो दे आर ऑल डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज व्हाई आई हैव डायरेक्टली एडेड। मैंने ऊपर वेक्टर 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 नहीं लिखा क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर में प्लस 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 लिखोगे, फिर मैग्नीट्यूड जब देखोगे तो डायरेक्टली एडिशन ही होगा। एडिशन क्यों हुआ यहाँ पे? व्हाई आर यू एडिंग, व्हाई नॉट सब्ट्रैक्टिंग? व्हाई? बिकॉज ऑल द फोर्सेस हैव सेम डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि force on O due to A will be repulsive, force on O due to B will be repulsive. Of course, distance ज़्यादा है तो force ज़्यादा होगा, no doubt about this. Okay, then force on O due to C will be again repulsive. So all these forces are in the same direction, and that is why I did not write vector, directly लिख दिया मैंने, तो ये पता होना चाहिए। Then how do you define forces? 1/4 pi epsilon 0. ओके, तो आप ऐसा लिखोगे, फोर्स ऑन O ड्यू टू A 1/4 pi epsilon 0, चार्ज एट O, चार्ज एट A अपॉन डिस्टेंस बिटवीन OA स्क्वायर, प्लस 1/4 pi epsilon 0 charge at O at B upon ROB square, plus 1/4 pi epsilon 0 O QO QC by ROC square, and so on so forth, plus चलते जाए, so it is up to infinity, correct? Then charge at O is 1, charge at A, B, C is 1 micro, 1 micro, 1 micro and 1 micro, मतलब सेम चार्जेस है, और 1/4 pi epsilon 0 भी दिख रहा है आपको, तो आप बोल सकते हो बट charges at A, at B, at C is equal to the same charge that is equal to 1 microcoulomb, और 1 microcoulomb में बाद में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, so don't worry about that, so we will talk about it later, तो उसका कुछ चिंता नहीं करना है हमको, we will see that later. So now this will be equal to 1/4 pi epsilon 0, आप QO क्योंकि सब में है कॉमन, QA QB QC सेम है तो कॉमन, तो ये आएगा आपके पास 1/ROA स्क्वायर प्लस 1/ROB स्क्वायर प्लस 1/ROC स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ। फोर्थ ही पूछा है ना आपको, पक्का ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आगे नॉट फॉर नाउ बट इन 12th you will learn potential also, electric potential. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट वेरी एज आर स्क्वायर, वहां पे डिनोमिनेटर में आर आता है, तो वो याद रखना पड़ेगा हमको एनीवेज, तो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल ओवर हियर। ओके, तो 1/4 pi epsilon 0 QOQ 1 by what is the distance of this 1, फिर कितना था 2, फिर कितना था 4, तो यह आ जाएगा 1/1 स्क्वायर इज 1 1, 1/2 स्क्वायर इज 4, 1/16, 1/64, right? This is geometric progression. Geometric progression में रेशियो कॉमन होता है, करके देखो, 1/4/1 is 1/4, 1/16 by 1/4 is 1/4, 1/64 by 1/16 is 1/4, तो जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में रेशियो सेम हो, दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो 1/4 एंड फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हो a से। अब याद रखना समथिंग मैथमेटिक्स दैट यू नीड टू नो, अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, यहाँ पे इनफिनाइट टर्म्स है,
क्योंकि यहाँ पे बोला है अप टू इंफिनिटी। पर आपके पास जब फाइनाइट मतलब काउंटेबल 4, 5, 10, 8, 100, 200, व्हेन यू हैव countable number of terms, finite number of terms, sum of first n terms, पहले n terms का, पहले 5 टर्म का, 6 टर्म का, 10 टर्म का एडिशन इज फर्स्ट टर्म a, जो हमारे केस में आ रहा है 1 minus r raised to n upon 1 minus r. This is for finite number of terms. Okay? बट जब इंफिनिटी की बात होगी तो यह आता है a अपॉन 1 माइनस r। ऐसा क्यों आता है? लुक एट दिस, r रेज टू n, r क्या है हमारे केस में 1/4, मतलब स्मॉलर देन 1, आई वांट टू से दिस 1/4। ओके, r आपके पास है 1/4। अगर मेरा नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी होगा तो n की जगह पे मैं क्या डालूंगा? इंफिनिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो 1 raised to infinity is 1, 4 raised to infinity is infinity, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, उसका और एक पावर ऐसा कर करके ही आ जाएगा इंफिनिटी। व्हाट इज 1 अपॉन इंफिनिटी? 0। मतलब बेसिकली ये टर्म हो जाता है 0, इसलिए क्या लिखते हो? a अपॉन 1 माइनस r। तो यू शुड नो कि सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स में n की वैल्यू इंफिनिटी डालने के बाद ही आपको मिलता है सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स, राइट? तो हमारे पास ये जो इतना ब्रैकेट है, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ a वैल्यू 1 एंड r वैल्यू 1/4 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर इंफिनिटी। तो इसका समेशन कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे 1 + 1/4 + 1/16 + 1/32 and so on is equal to a। a मतलब फर्स्ट टर्म which is 1 है ना, फर्स्ट टर्म। 1 minus 1/4, this is 1 upon 3/4, मतलब this is 4/3, मतलब ये पूरा एडिशन आपको देगा 4/3। तो therefore total force on origin will be 1 upon 4 pi epsilon 0, मतलब कितना? 9 into 10 power 9। Charge at O was 1 coulomb, other charges were 1 microcoulomb, और ये आ गया आपका 4/3, 1 जा and 3 जा, this is 12, और ये 9 में से 6 गए 3, मतलब 10 power 3 और 12 मतलब 12,000 न्यूटन। तो टोटल फोर्स इज 12,000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यू नीड टू नो मैथमेटिक्स एज वेल, और ये क्वेश्चन नीट में आया है। सो यू नीड टू नो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। So here I wrote 32, but it should be 64 because it is 8 square and 1 cross check. कभी कभी जल्दबाजी में you may write down 3/4 instead of 4/3। तो पता कैसे लगेगा गलती है कि नहीं? अरे पहला ही टर्म 1 है, उसमें आप ऐड कर रहे हो तो 1 से बड़ा ही आएगा। 3/4 is less than 1, तो 4/3 आना चाहिए। This is how you have to understand if you have went wrong or not. Next question. If the magnitude of intensity of electric field at a distance x on axial line and at a distance y on equatorial line of a given dipole are equal, then x is to y is। तो अब मुझे आपसे ये पता करना है, आपको याद होगा एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। वी हैड डिराइव्ड दीस टू थिंग्स। ये है एक्सियल लाइन एट पॉइंट P, देन यू टेक इक्वेटोरियल पॉइंट एंड फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। याद है क्या? डू यू रिमेंबर? Do you remember? नहीं याद है? इक्वेटर पे और एक्सिस पे, डाइपोल के इक्वेटर और एक्सिस पे, अभी डाइपोल क्या होता है, इक्वेटर और एक्सिस क्या होता है, ये पता होना चाहिए। सो आई विल जस्ट
take you back in time to the last lecture of electrostatic theory, and you will see here हमने electric field find किया था at a point on the axis of dipole, and if you see here, this was the final expression for the case of r very greater than l. r क्या था? r is the distance of the point from the origin जहां पे आपको field find करना है. l क्या है? You know 2l is length of dipole, distance between two charges, right? तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास बनता था ये, you have 1/4 pi epsilon 0 2 p r upon r square minus l square का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर. ये था एक्सिस पे. लेकिन हमने स्पेशल केस देखा था इफ आर, मतलब ये जो पी पॉइंट है इट इज फार अवे, तो इट इज समवेयर ओवर हियर, तो आर इज वेरी ग्रेटर देन एल. उस केस के लिए इन फॉर दैट पर्टिकुलर केस यू हैव फाइनल एज 1/4 pi epsilon 0 2p by r cube, करेक्ट. देन अब सिमिलरली आपने इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी ऐसा ही किया था. इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी आपने फाइंड किया था एंड यू हैड दिस इक्वेशन 1/4 pi epsilon 0 p upon r square plus l square raised to 3/2. बट इफ दैट इक्वेटोरियल पॉइंट इज आल्सो फार अवे, मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस. ये दो पॉइंट है और जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है r, that is very greater than L, right? तो in for this case, इस केस के लिए अगर आपको याद होगा तो you get an expression which is equal to 1/4 pi epsilon 0 p by r cube. और एक्सिस के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या था 2, right? याद रखना. अब you have to remember this. If you don't remember this, you will not be able to solve that question. आपको वो याद रहना चाहिए. तो यहाँ पे था 1/4 pi epsilon 0 p by r cube. यहाँ पे था 1/4 pi epsilon 0 2p by r cube. सिर्फ r की जगह पे एक्सियल पॉइंट के डिस्टेंस को बोला है x और इसको बोला है y. मतलब इसका ये है कि योर डाइपोल इज समथिंग लाइक दिस. Okay, so your dipole, axis of dipole is along x-axis. So the idea is simple, very simple. Okay, so you have some point over here which is at a distance of x and some point over here which is at a distance of y. ऐसा दिया है आपको. Question is simple, not difficult really. और बोला है कि ये दोनों equal है. बोला है क्या? If the magnitude of intensity of electric field at a distance x on the axial line and at a distance y on equatorial line are equal, then x is to y is. ये दोनों equal है. Okay, ये दोनों equal है तो फिर क्या करोगे? E axis equal to E equator. तो इसका मतलब this quantity is equal to this quantity, right? इसका मतलब ये और ये कैंसल, ये और ये भी कैंसल, तो आपको मिल जाएगा x क्यूब बाय y क्यूब इक्वल टू 2. मतलब आपको मिल जाएगा x बाय y इक्वल टू 2 रेज टू 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 है. क्या क्यूब रूट ऑफ 2? ऑप्शन नंबर D. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सिंपल. Okay, so next question. If two like charges of magnitude 10 power minus 9 coulomb and 9 10 power minus 9 coulomb are separated by a distance of 1 meter. आपके पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 और आपको डिस्टेंस दिया है. Then the point on the line joining the charges where the force experienced by a charge placed at that point is 0. मतलब ऐसा है, it is the same situation like this. सिर्फ यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल चार्ज है राइट, उस पे क्या लग रहा है 0 फोर्स, लेकिन वो सेंट्रल नहीं है क्योंकि बोला है क्या मिड पॉइंट पे. यू सी, उन्होंने बोला नहीं है मिड पॉइंट पे, उन्होंने पूछा है कौन से पॉइंट पे फोर्स 0 होगा. मतलब इन दिस केस व्हाट यू हैव इज
you have a line, you have two charges over here, okay, q1 charge and q2 charge. इसका वैल्यू दिया है, q2 का भी दिया है, टोटल डिस्टेंस दोनों में 1 मीटर है। पूछा है कि जो तीसरा चार्ज है उसको कहां पे रखना है सो दैट द फोर्स इज 0, ऐसा क्वेश्चन है। सो वेयर यू आर सपोज टू कीप द थर्ड चार्ज, ओके, सच दैट इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 0। एक काम करो, इसको A बोल लो, इसको B बोल लो, इसको C बोल लो। A से B का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, राइट। मान लेते हैं कि जो C चार्ज है इसको हमने रख दिया X डिस्टेंस पे, कहां से? फर्स्ट चार्ज से, राइट। तो सेकेंड चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या होगा? 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या था? 1 मीटर। और क्या बोला है कि टोटल फोर्स कितना होना चाहिए? 0। मतलब टोटल फोर्स अगर 0 होना है तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। तो FCA should be equal to F, force on C due to A should be equal to force on C due to B। तो यहाँ पे आएगा 1/4 pi epsilon 0 QC QA upon RCA square equal to 1/4 pi epsilon 0 QC QB upon RCB square, ओके। QC गया, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। QA, what was charge on A? 10 power minus 9. CA is X, so X square. What is charge on B? 9 into 10 power minus 9. और RCB is 1 minus X का square. This and this will cancel out. So if you see 1 by X square equal to 9 upon 1 minus X square. सब square तो क्या करेंगे हम लोग? Square root ले लेंगे. We will take square root. 1 by X square equal to 9 upon 1 minus X square, taking square root. Taking square root, you will have 1 by X equal to 3 by 1 minus X. 1 minus X equal to 3X, तो 1 equal to 4X, तो X equal to 1 by 4। टोटल डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर। ये कितना है? 1 by 4, मतलब कितना? 25 मीटर। कौन से चार्ज से मेजर किया आपने? 10 पावर माइनस 9 से, बराबर। तो 0.25 मीटर फ्रॉम द चार्ज 10 पावर माइनस 9, ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? एनी डाउट्स? तो 0.75 फ्रॉम द अदर एंड, ओके। तो ऑप्शन सी, वेरी गुड। If it is X, मतलब 0.25 from 1 into 10 power minus 9, so it is 0.75 from 9 to 10 power minus 9. So option both A and B, good. So all are correct, है ना? All. D नहीं है, C. तो A and B options are correct. So you will have option number C. Good, right? तो options भी correctly देखने पड़ेंगे, अदरवाइज पहले दिख गया राइट, दूसरा गए। हाँ, इफ आई पुट 1 हियर देन फॉर श्योर ऑप्शन नंबर ए। गुड। सो वी आर डन फॉर टुडे।